A very good afternoon to all of you, and I welcome you all in this session of home classes. And I am here with the subject Political Science Civics for class 8th. और जो आज का मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पहली बार ही 8th क्लास में जेके बोर्ड ने इसको इंक्लूड किया है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपके लिए नई बात भी है और ये एक बहुत वास्ट एरिया है, इसको कवर करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन हम इसके सब टॉपिक्स मैंने दो आज लिए हैं। एक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। तो हम पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका क्या मतलब है, ये कब बना, कैसे बना और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे बेसिक तरीके से सोचना है हमको। तो पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का हम मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है इसका मीनिंग है, ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स इसके मीनिंग में आएंगे। जैसे आप ये समझिए कुछ ऐसे रूल्स, कुछ कानून, कुछ ऐसे ड्यूटीज, राइट्स, एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स। और ये एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स मीन्स जिनको पहले आदमी बनाता है, बाद में फिर उन पे चलना होता है, उनको बोलेंगे हम प्रेसिडेंट्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलने के लिए बेसिक उसकी कुछ पॉलिसीज रहती हैं। वो पॉलिसीज किस पे आधारित रहती हैं, उनके कुछ अपने नियम रहते हैं, वो स्पेसिफाई कर लेते हैं कि ये हमारे कानून होंगे, इस हिसाब से हमारे नियम होंगे, ये हमारे कुछ कानून होंगे, इसमें ड्यूटीज इस तरीके की होंगी, इसमें कुछ ऐसे राइट्स होंगे और हम कुछ कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, मीन्स प्रेसिडेंट्स। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि जिनको उनको फोकस करना है, मतलब बेसिक इंस्पिरेशन जिसको हम बोलेंगे वो रहेगी। तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। कि जैसे एक आप बेसिक यूनिट ले लीजिए, फैमिली। फैमिली को भी एक स्मूथली चलने के लिए उसमें भी कुछ नियम उनके बनाए हुए रहते हैं, उनकी कुछ अपनी ड्यूटीज़ रहती हैं। तो उसी हिसाब से और उनके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे वो आगे चलते हैं। सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, ये हमको हमारे एंसेस्टर्स से मिलते हैं, तो हम भी इन पे ही आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन, हर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन रहता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिक और द फंडामेंटल रूल्स and the established precedents according to which the country or the organization is acknowledged to be governed, जिससे हम उसको फिर आगे चलाते हैं। तो आई होप आप अपनी बुक में देखेंगे, उसमें बहुत इससे बेटर अच्छी डेफिनेशंस होंगी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, इसका ओरिजिनल नाम जो है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। अब इसकी जरूरत कब पड़ी, क्यों पड़ी, तो ये जानना जो है ये आपको बहुत जरूरी है। अब हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं कि क्यों पड़ी। आप जानते हैं कि हमारे देश पे अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक राज किया। हम गुलाम रहे 200 ईयर्स तक। ब्रिटिश के ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और उन्होंने पूरे इंडिया को, अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया। उनकी मशीनरी, उनकी गवर्नमेंट, उनके हिसाब से यहाँ पे काम होने लगा। तो फिर 1857 से एक फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ। हमारे भारत के लोग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन और कलर वो आगे आए और उन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल को शुरू किया। फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो 1857 से चलती गई और 1947 में, ये तो आपने पढ़ा भी है, 1947 में फाइनली हमको जो है इंडिपेंडेंस मिला।
बट इस पीरियड के बीच में क्या हुआ, जब ये फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ तो बहुत सारे लीडर्स हमारे, उस वक्त मेन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। बाकी छोटी मोटी और भी बहुत विचारधारा की पार्टीज थी जिनके लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया। बट ये लोग जो थे ये बहुत प्रोमिनेंट थे उस वक्त, पावर शेयर करते थे ये, यही वो दो पार्टीज थी। तो 1857 से 1947 तक बहुत कुछ हुआ, हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी है। तो हम बात करेंगे कि जैसे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल आगे बढ़ता गया, कुर्बानियां लोगों ने जब दी, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज होने लगा कि अब हमारा कंट्रोल भारत से खत्म हो जाएगा, और भारत के लोगों को भी ये रियलाइजेशन होने लगा कि अब आज़ादी जो है वो नज़दीक आने वाली है, मतलब वो उसकी खुशबू को सूंघ पा रहे थे। तो 1945, हम आगे नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे 1945 की। 1945 में 2 सितंबर 1945, ये एक खास डेट है इसलिए कि वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ इस दिन। वर्ल्ड वार सेकंड एंडेड 2 सितंबर 1945। और इस पीरियड में यहाँ पे अब आज़ादी जो है वो लोग आज़ादी के दीवाने हो चुके थे, क्योंकि अब समझ गए थे कि अब नज़दीक है वो वक्त जब हमको आज़ादी मिलेगी। तो इस टाइम क्या हो गया, ब्रिटिश में वहाँ की जो सरकार थी उसका कार्यकाल पूरा हो गया और नई सरकार वहाँ पे बनी, और वहाँ के पीएम बने ब्रिटिश के मिस्टर क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली वहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटिश में, ब्रिटेन में। अब क्या हुआ, उसी टाइम उन्होंने एक, जैसे ही वो बने तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन प्रपोजल और प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान जो है इसको गठित किया, 3 लोगों की एक कमेटी बना के उसको भारत में भेजा और नेगोशिएशंस के लिए भेजा कि आप वहां पे जाओ, वहां नेगोशिएशंस करो, जो भी वहां की लीडरशिप है उनके साथ बात करो, तो हम इस बात पे हमको कंसेंसस बनाना है, वहां हमको रहना है नहीं रहना है, भले ही कुछ भी उनकी इंटेंशंस रही हों, लेकिन भारत के लोगों को भी ये अब था कि वो भी अब देख रहे थे कि कोई ऐसी राह हम पकड़ें जिससे हम स्मूथली अपने देश को आगे हम चला पाए। तो कैबिनेट मिशन प्लान में मई 1946 का था ये। इसमें ये एक प्रपोजल था, इसमें बहुत सारे सजेशंस दी हुई थी, प्रपोजल दिए हुए थे, बट जिसकी हम बात करेंगे वो था कि टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करना था, ये एक प्रपोजल वहां से भी आया, और ये हमारी लीडरशिप के दिमाग में ऑलरेडी भी था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी बनाए थे। तो ये प्रपोजल जब वहां से आया, कैबिनेट मिशन प्रपोजल ऑफ मई 1946, उसके तहत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी ये एक बॉडी बनानी थी जिसमें भारत के हर रीजन के लोगों को, हर रिलीजन के लोगों को, हर समुदाय के लोगों को इसमें जगह देनी थी, ताकि वो फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में सोचते कि कैसा संविधान हो भारत का। तो इसमें जो कुछ मेन लोग थे वो एक तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के,
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है इसमें लेना था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के वो थे कि जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में 1946 के शुरू में, जनवरी 1946 में यहाँ पे लोकल जो जो प्रोविंसेस पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, वहाँ पे उन्होंने इलेक्शंस करवाए थे और उसमें दो मेन पार्टीज जो है वो सामने उभर के आई थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और उस टाइम ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग के थे मोहम्मद अली जिन्ना। जब वो इलेक्शंस उन्होंने करवाए थे प्रायर टू दिस, ये तो मई 1946 की बात है, मैं जनवरी 1946 की बात कर रहा हूँ। तो वो जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आप ये समझिए कि जो हिंदू डोमिनेशन वाले एरियाज थे वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 90% एंड अबोव सीट्स जीती, और जो मुस्लिम डोमिनेशन वाली रीजन्स थे वहाँ पे मुस्लिम लीग्स का भी सेम वहाँ पे जीत की परसेंटेज थी। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी तो उसमें यहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन जानी थी, और 292 रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ से लिया गया, कुछ 73 के आसपास प्रिंसली स्टेट से लिया गया, फिर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लिया गया, पारसी से लिया गया, क्रिश्चियंस में से भी लिया गया। तो एक 389 मेंबर्स की एक बॉडी बनी जिसको नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये कब हुआ? ये हुआ 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को एक 389 मेंबर्स की एक बॉडी बनी जिसको नाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया गया। और याद ये रखना है कि ये जो भी हुआ ये हुआ अकॉर्डिंग टू मई 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये बात हुई। तो इस बॉडी को हमने नाम दे दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही मेन वो बॉडी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और बहुत ही प्लानिंग और बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने ये काम किया। हम वो देखेंगे कि वो कैसे कैसे क्या हुआ। 6 दिसंबर 1946 Constituent Assembly got established or constituted Constituent Assembly, और टोटल इसमें जो मेंबर्स थे वो 389 मेंबर्स थे। और जो प्रोमिनेंट इसमें लोग थे वो आपको याद रखने हैं। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो की पर्सन थे, जवाहरलाल नेहरू, फिर आपका आ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबुल कलाम आज़ाद, फिर आपका आ गया के.एम. मुंशी, बलवंत राय मेहता, और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हम बोल सकते हैं कि वो ये नाम आपको पढ़ने हैं आगे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद क्या हो गया? 6 दिसंबर को ये बना, और 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने फर्स्ट मीटिंग की, अपनी फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग इन्होंने की इन 389 लोगों ने। लेकिन उसमें क्या हो गया, मुस्लिम लीग जो थी, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजर फ्रंट था, दूसरा मुस्लिम लीग था,
उन्होंने इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया क्योंकि वो एक अलग स्टेट चाहते थे उनके अपने रिलीजन के बेसिस पे। तो उन्होंने इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया। खैर फिर क्या हो गया, फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट घोषित किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। किसी को और कुछ बहुत सारी चीजें बनी, बट ये बने प्रेसिडेंट। और मैं एक और नाम यहाँ पे जरूरी बताना चाहूंगा, BN राव। BN राव को बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर। ये एक सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में, और लॉ पढ़े हुए थे, स्टेट्समैन था, बहुत कुछ। और ही ये पहला इंडियन था जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक बहैसियत जज भी रहे। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर बनाया गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया। वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, उसमें ऑब्जेक्टिव्स बताए हुए थे कि जो हम संविधान बना रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम्स हैं, उसमें क्या खास बातें होंगी, वो किन चीज़ों पे बेस्ड होगा। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में इसी का नाम जो है वो प्रीएम्बल दिया गया। प्रीएम्बल जो मेरा सेकंड सब टॉपिक मैंने रखा है यहाँ पे, इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में ये नाम दिया गया। अभी तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आपने इसको समझना है। जब इसको अप्रूवल मिला 22 जनवरी 1947 को, इस रेजोल्यूशन को यूनानिमसली हो गया, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन इसको पास किया गया, अप्रूव किया गया, और इसको एक प्रीएम्बल का दर्जा, प्रीएम्बल इसको घोषित कर दिया गया। तो यहां तक बात आपको समझ आ गई कि हम कैसे कैसे कहां पहुंचे हम। फिर इसके बाद जो बात आई वो हो गया 15 अगस्त को 1947। आप तो जानते ही हैं उस दिन तो क्या हुआ। उस दिन देश को आज़ाद कर दिया गया और हमें पूर्ण आज़ादी यहाँ पे मिल गई और हम बन गए डोमिनियन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश इंडिया से डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाक, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। एक तरफ खुशी की बात तो ये थी कि कंट्री को आज़ादी मिली, देश को आज़ादी मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि रिलीजियस लाइंस पे जो है देश का बंटवारा भी हो गया और दो हिस्से हो गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद क्या हो गया, अभी हमारे पास, अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद क्या क्या बातें हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बने और BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर बने। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जो जब यूनानिमसली पास हुआ तो उसी को प्रीएम्बल बताया गया। एंड इन द मीन टाइम अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस हो गई। अभी भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ खास नहीं था, सिर्फ इसके कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी थी। अब जब देश यहाँ पे आजाद हुआ लेकिन इसकी पार्टीशन भी हो गई, तो ये 389 मेंबर्स जो टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये घट के अब 299 ही रह गए। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, क्योंकि कुछ लोग इनमें ऐसे थे वो बाद में फिर पाकिस्तान में चले गए, तो उनको यहाँ पे तो कोई काम था नहीं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो ये मेंबरशिप अब घट के कितनी रह गई, 299।
अब देखिए उसके बाद क्या हो गया, 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डिस्कशंस अपनी कर रहे थे कि क्या किया जाए, और फाइनली उनको एक बात समझ में आई कि हमारा बड़ा डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट रिलीजन्स यहाँ पे हैं, डिफरेंट कास्ट क्रीड्स हैं, और इसलिए हमको एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो हमको एक ड्राफ्टिंग कमेटी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेगी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन था इसका मेन रोल था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और ये कब हुआ, 29 अगस्त। डेट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक सीक्वेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये लेटरल स्टेज पे जाके 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया, तो 29 अगस्त को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। किसने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो 299 मेंबर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके अध्यक्ष थे, उनमें से इन लोगों को चुना गया। और इसमें जो सबसे काबिल तरीन आदमी थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सब काबिल थे, बट एक कानून के जानने के हिसाब से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, इन्होंने तब तक कोई 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने स्टडी कर लिया था कि अब हमने अपनी कंट्री के लिए, अपने देश भारत के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लिखना है। तो 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने स्टडी किया, तो इनको बना दिया गया चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है जी। चेयरमैन जब ये बने तो इन्होंने अपनी स्टडी शुरू की इन कॉन्स्टिट्यूशंस की। तो मेन टाइम B.N. राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो मैंने पहले जिक्र किया था, उनको एक जिम्मेवारी मिली या उन्होंने खुद ली कि उन्होंने एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया कॉन्स्टिट्यूशन का। रफ ड्राफ्ट, उसमें उन्होंने कुछ 243 आर्टिकल्स रखे, कुछ 15 शेड्यूल्स रखे, और उसको कुछ 20 पार्ट्स में उसको उन्होंने डिवाइड किया और उन्होंने पेश कर दिया वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने। जब वहां पे उस पर डिबेट हुई, डिस्कशंस हुई, और ऑलमोस्ट 2 साल 11 मंथ्स और 18 डेज का टाइम लगा इस सारे काम में। 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। एक पहले रफ स्केच तैयार हुआ, रफ ड्राफ्ट तैयार हुआ, फिर उस पर डिस्कशंस हुई और उसको समझा गया, उसमें से गलत चीज़ों को हटा दिया गया और इम्प्रूव किया गया उसको, और फाइनली जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारा। इतना टाइम लगने के बाद जो किसी भी कंट्री का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ये रिकॉर्ड भी साथ में बन गया, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यहाँ पे जो सोर्सेज रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हर कंट्री से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई, तो इसीलिए इस सारी एक्सरसाइज में इतना टाइम लगा। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आर्किटेक्ट कहा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है। हाउएवर B.R. अम्बेडकर ने बहुत क्रेडिट दिया B.N. राव को कि ये आदमी ने बहुत मेहनत करके इसकी एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया, जिसको हमें फिर इम्प्रोवाइज करने में बहुत आसानी हुई। तो इन्होंने इनको क्रेडिट दिया और बाकी सब ने इनको भी क्रेडिट दिया, इनको भी दिया, और फाइनली हमारे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट बन गया। रिटन डॉक्यूमेंट वो एक बुक है, जिस बुक में अब फाइनली फिर क्या हो गया,
ये तो रफ डॉक्यूमेंट की बात है। वो फिर जो जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया उसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स, उसमें 8 शेड्यूल्स हैं और इसको 22 पार्ट्स में रखा गया है। अभी ये हम आगे खुद समझेंगे कि आर्टिकल्स क्या हैं, शेड्यूल्स क्या हैं, बट सिंपली आप ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई और कोई चीज़ नहीं है, वो एक हाथ से लिखा हुआ एक, मान लो एक किताब है जिसको 22 पार्ट्स में बांटा गया है। मान लो इतना एक पार्ट होगा, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और टोटल उसमें जो पार्ट्स हैं वो 22 पार्ट्स हैं। और उसमें ओरिजिनली जब वो बना तो तब उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब आज परिस्थिति कुछ और है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हो गया तो इसको 24 नवंबर को 1939 में लास्ट मीटिंग हुई, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ड्राफ्टिंग कमेटी की, इन सब की एक लास्ट मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने 208 सिग्नेटरीज इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको साइन किया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, जिसमें ये 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। तो 208 लोगों ने साइन किया, प्रेसिडेंट ने साइन किया, और 26 नवंबर 1949 को इसको, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया गया, ऑन किया गया। अब इसमें ये अल्टीमेट हो गया, अब इसमें और किसी भी फिलहाल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसको ऑन किया कि अब ये जो भी है ये बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद क्या हो गया, 26 नवंबर 1949, उसके बाद 26 जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एनफोर्स किया गया, एनफोर्स और इम्प्लीमेंट यू कैन से। और उस दिन हमारा भारत जो 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था और ब्रिटिश इंडिया से डोमिनियन ऑफ इंडिया बना था, तो 26 जनवरी 1950 को वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। So that is how the Indian Constitution came into being. जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया उस दिन से भारत को, इंडिया को रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है। तब तक हम डोमिनियन ऑफ इंडिया थे और उससे पहले हम 200 साल तक ब्रिटिश इंडिया हमको कहा जाता था। तो ये चीज़ें, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा, इसका जस्ट एक थोड़ा, बाकी बुक्स को आप जब पढ़ोगे आपको एक डिटेल मिलेगी, बट मैंने इसको एक क्रोनोलॉजिकल ढंग से बताने की कोशिश की ताकि आपको सीक्वेंस में चीज़ें याद रहें। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम प्रियम्बल को कवर करेंगे, अब कि वो क्या है, फिर उसके बाद हम समझेंगे आर्टिकल्स क्या हैं, शेड्यूल्स क्या हैं, पार्ट्स कितने हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।